हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड। और आज हम कवर करने वाले हैं एआई और आईटी का एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक जिससे 10 नंबर का आना पक्का है, जिसका नाम है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो इसमें हम पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करेंगे और सारे टॉपिक्स को भी समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या होती हैं? ये वो स्किल्स होती हैं जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए अगर वो काबिल बनना चाहता है, कहीं पर काम करना चाहता है। जैसे आज के टाइम पर इन स्किल्स में क्या आ जाता है? कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, आईटी स्किल्स आ जाती हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी वो स्किल्स हैं जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए अगर उसको एम्प्लॉयबल बनना है, अगर उसको काबिल बनना है, काम करने लायक बनना है। तो पहला चैप्टर हमारा आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन क्या होती है? दो या दो से ज़्यादा से लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन का आपस में एक्सचेंज होना। अब जब भी कहीं पर कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन, ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिटिंग में क्या होता है? जैसे मान लो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा हूँ आप तक। तो पहली चीज़ जो होती है किसी भी कम्युनिकेशन में वो होती है ट्रांसमिटिंग। दूसरी चीज़ होती है लिसनिंग, यानी आप सुन रहे हो तो ये लिसनिंग होती है। और तीसरी चीज़ फीडबैक, आपने सुनने के बाद मुझे रिप्लाई दिया, वो फीडबैक। तो मेनली तीन पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के। नंबर वन ट्रांसमिटिंग होता है, उसके बाद होता है हमारा लिसनिंग, और लिसनिंग के बाद आता है फीडबैक। इस तरीके से कम्युनिकेशन चलती होती है। एक कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट होते हैं? एलिमेंट पांच होते हैं। नंबर वन होता है सेंडर, जो मैसेज को भेज रहा है। नंबर टू, मैसेज। मैसेज यानी कि जो भी विचार, जो भी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। नंबर थ्री, चैनल। चैनल यानी जिस तरीके से भेजी जा रही है, मैं बोल के मैसेज भेज रहा हूँ, मैं लिख के मैसेज भेज रहा हूँ, मैं ऐसे हाथ हाथ वाथ ऐसे फेस एक्सप्रेशन के थ्रू मैसेज भेज रहा हूँ, तो ये हमारा चैनल होता है यानी मीडियम। नंबर फोर, रिसीवर, जो मैसेज को रिसीव करेगा। नंबर फिफ्थ, जो रिप्लाई आएगा यानी फीडबैक। ये पांच एलिमेंट्स होते हैं और इन पांच एलिमेंट्स की मदद से हमारी पूरी कम्युनिकेशन साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। आपको इमेज स्क्रीन पर दिख रही है। अब जो कम्युनिकेशन होती है मेनली दो प्रकार की होती है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? वर्ड्स की मदद से, लैंग्वेज की मदद से या बोलकर, स्पीच की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मान लो अभी हम कैसे कर रहे हैं? अभी हम एक वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसमें हम विजुअल भी कह सकते हैं बट अब मेनली वर्बल बोलते हैं। विजुअल क्या होता है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो चार टाइप की होती है। इसको आपको याद नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उनमें से कुछ भी आपको याद नहीं करना। ये सब बड़ी बेसिक चीज़ है, खाली समझते जाओ समझते जाओ। एट द एंड हम क्वेश्चंस लगाएंगे, आप बोलोगे यार भैया ये तो बहुत कॉमन सेंस की चीज़ें थी, इनमें कुछ था ही नहीं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में नंबर वन आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब जब हम वन ऑन वन बात करूंगा, मान लो मैं और आप कहीं मिलकर वन ऑन वन बात कर रहे हैं, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। नंबर टू, रिटन कम्युनिकेशन। आप मेरे को मैसेज भेज रहे हो, लेटर भेज रहे हो, या मैं मेरे आपको कुछ राइट वर्ड्स में राइट करके भेज रहा हूँ, वो रिटन कम्युनिकेशन है। नंबर थ्री, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप वर्ड से पता चल रहा है छोटे ग्रुप में जब कम्युनिकेशन हो तो स्मॉल ग्रुप है। जैसे बोर्ड की मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस की मीटिंग होती हैं, या फिर क्रिकेट भी जब आप खेलते हो तो क्रिकेट की टीम मीटिंग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है? दो से ज़्यादा लोग होते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं होते, स्मॉल ग्रुप होता है। नंबर फोर होता है पब्लिक कम्युनिकेशन। जब कोई लीडर पब्लिकली एक स्पीच देता है पूरी पब्लिक के सामने, तो वहाँ पर क्या होता है? पब्लिक कम्युनिकेशन होता है। जब आप अपने स्कूल में डिबेट करते हो या स्पीच देते हो स्टेज पे आकर पूरी पब्लिक के सामने, तो वो आपकी भी पब्लिक कम्युनिकेशन होती है। अब जो वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्ड्स, लैंग्वेज और बोलकर इस्तेमाल करते हो, उसके क्या फ़ायदे हैं? नंबर वन, ईज़। वो बहुत ईजी है। नंबर कैसे ईजी है? आप बोलकर जब कम्युनिकेट करते हो तो आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहले जो मैंने बोला ईज होती है कि आप इजीली अपनी बात को रख सकते हो बिना कुछ हिचकिचाए, बिना कुछ चीज़ मन में लाए। नंबर टू, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी यानी कि आप सामने वाले के हिसाब से खुद को ढाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो आपने सामने वाले को देखा कि सामने वाला आपकी भाषा नहीं समझ रहा है, तो आप चीज़ों को और आसान बना दोगे, आप एग्जाम्पल का यूज़ कर लोगे। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हो? एडेप्ट कर रहे हो सामने वाले के हिसाब से। ये आप किस में कर सकते हो? वर्बल कम्युनिकेशन में ही कर सकते हो। अगर हम दूसरे प्रकार की बात करें उसमें आप नहीं कर पाओगे, हम करेंगे दूसरे प्रकार की बात। फिर आता है इमीडिएसी। इमीडिएसी में क्या होता है? मैंने अभी आपसे बात करी, वर्बली कम्युनिकेट किया, आप तुरंत मुझे फीडबैक दे रहे हो, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो हम वीडियो में, लेकिन आप तुरंत मुझे फीडबैक दे रहे हो कमेंट्स के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पर इमीडिएट चीज़ें हो रही है। तो इमीडिएसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो वर्बल कम्युनिकेशन में होती है। क्लैरिटी, अगर आप अच्छे ऑरेटर हो, अगर आपके पास शब्दों का सही समझ है, तो आप वर्बली कम्युनिकेट करके अपनी बात को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रख पाओगे। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक इंसान वर्बली कम्युनिकेट कर रहा है, इसका मतलब उसकी डिपेंडेंसी होती है वर्ड्स के ऊपर। अगर उसके पास वर्ड्स सही नहीं होंगे, शब्दों की कमी होगी, तो वो सही तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या है वर्बली कम्युनिकेट करने का? कि आपको शब्दों पर निर्भर करना पड़ता है, शब्दों की स्ट्रॉन्ग समझ होनी चाहिए। नंबर टू, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। हम दिन भर कितनी सारी कम्युनिकेशन करते हैं, बोल बोल कर कितनी सारी बातें बोलते हैं, और ये कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं जाते हैं। अगर हम कहीं पर मिल रहे हैं, मैं आपसे कहीं मिलता हूँ, हम लोग कितनी बातें करेंगे बट वो चीज़ कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होगी। वहीं पर अगर मैं किसी अलग तरीके से कम्युनिकेट करूँगा तो शायद वो चीज़ रिकॉर्ड में चली जाए। तो वर्बल कम्युनिकेशन में परमानेंट रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं, उस चीज़ का नहीं होता है कम्युनिकेशन का। थर्ड चीज़, कई बार क्या होता है कुछ लोग हैं वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उनके पास सही शब्द सिलेक्शन सही नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन में कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, क्लैरिटी नहीं दे पाते। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब अगर आपको वर्बल कम्युनिकेशन को मास्टर करना है तो आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? चार चीज़ें। नंबर वन, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए
कि आप क्या मैसेज है, क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। नंबर 2, आपको अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। कहते हैं अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता बनना ज़रूरी है, तो आपको पहले अच्छा सुनना सीखना पड़ेगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको बोलने के लिए। नंबर 3, आपको सलीका सीखना पड़ेगा, टोन अच्छा करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर टोन अच्छा हो, सलीका अच्छा हो, तो आपकी छोटी से छोटी बात को भी बहुत तवज्जो दी जाती है, ठीक है। और नंबर 4, कंसाइजनेस होनी चाहिए, आपकी बात टू द पॉइंट होनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल वर्ड्स में होनी चाहिए। फिर आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, जिसमें आप वर्ड्स, लैंग्वेज, स्पीच का यूज़ नहीं करोगे। तो फिर इसमें कम्युनिकेट कैसे करेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन की मदद से कम्युनिकेट करेंगे हम, बेसिकली बॉडी लैंग्वेज की मदद से करेंगे। आप देखते हो ना, कोई आपको इंसान आपको दूर से दिखता है तो आप उसको ऐसे करके हाथ हिलाते हो या ऐसे करते हो, तो इसका मतलब आप इन एक्सप्रेशंस की मदद से क्या बोल रहे हो, तुम ठीक मैं ठीक, कुछ बोला नहीं आपने, बट एक्सप्रेशन की मदद से सब हो गया, आप हंसे वो हंसे, डन हो गया, ठीक है। या फिर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो विजुअली आपसे कम्युनिकेट करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन कहते होता है किसी पोस्टर, साइन, सिंबल, इन सब की मदद से, जैसे वहाँ लिख दिया जाता है, अलग अलग सिग्नल बना दिए जाते हैं जो आपको मैसेज दे रहे होते हैं। तो ये क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, और ये सब नॉन वर्बल में आ जाते हैं। अब कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है, हमने पढ़ा था 5 जो होते हैं एलिमेंट्स, वो क्या क्या थे, सेंडर, उसके बाद जो मैसेज, उस वो चैनल, रिसीवर एंड द फीडबैक। ये पूरा हमारा कम्युनिकेशन साइकिल बनाता है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीडबैक। क्योंकि फीडबैक क्या होता है, ये वो मैसेज होता है जो रिप्लाई में आता है। एक अच्छा फीडबैक वो कहलाता है जो स्पेसिफिक हो, यानी टू द पॉइंट हो, ऐसा नहीं कुछ भी उल जलूल हो। नंबर 2, हेल्पफुल हो, जो सेंडर है उसको कुछ ना कुछ हेल्प मिले उसको पढ़ के। नंबर 3, टाइमली हो, टाइमली यानी कि जल्दी से जल्दी हो, ऐसा नहीं हो मैंने मैसेज भेजा 20-30 घंटे बाद रिप्लाई आ, तो इट्स नॉट अ गुड फीडबैक। और काइंड हो, एक अच्छे बिहेवियर वाला हो, ऐसा लगे पढ़ के कि हाँ भाई सब में फीडबैक आया है, ठीक है। 3 प्रकार के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। पॉजिटिव फीडबैक मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप तारीफ करते हो वो पॉजिटिव फीडबैक है। मैं आपको कुछ बताता हूँ, आप टोकते हो, गुस्सा करते हो, वो एक नेगेटिव फीडबैक है। और मैं आपको कुछ बताता हूँ और आप कोई खास रिएक्शन नहीं देते हो, खाली आजकल जो जनरली होता है ना, लिख के छोड़ देते हो, HMMMM, तो ये क्या है, एक न्यूट्रल फीडबैक है, जिसमें समझ नहीं आया कि आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हो या नेगेटिव फीडबैक दे रहे हो, ठीक है। एक फीडबैक के इंपॉर्टेंस क्या होता है, फीडबैक का इंपॉर्टेंस नंबर 1 है, ये वैलिडेट करता है कि आप सुन रहे हो अच्छे से, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग। अगर अच्छा फीडबैक आएगा इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो मेरी बात पर, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। नंबर 2 चीज़, ये सेंडर को मोटिवेट करता है। नंबर 3 चीज़, जितना अच्छा फीडबैक होता है उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है सेंडर के पास चीज़ों को सीखने के लिए, और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है कम्युनिकेशन साइकिल की, ठीक है। अब बात करें बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसमें देखो, अगर आपको किसी से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, अच्छे से बात करनी है, तो एक 7C फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। इनको आपको एक्जैक्ट याद नहीं करना, एज आई सेड, खाली समझ लो, पेपर में नहीं आएगा 7C लिखो, ठीक है। खाली समझ लो ये क्या क्या कह रहा है, आपकी बात क्लियर होनी चाहिए, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए, क्या मैसेज कन्वे कर रहे हो, कंसाइज यानी टू द पॉइंट होनी चाहिए, उल जरूल बातें नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, कॉन्क्रीट होनी चाहिए, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करो और अगेन टू द पॉइंट बात करो। नंबर 4, करेक्ट, जो भी मैसेज आप कन्वे कर रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग हो। नंबर 5, कोहेरेंट, कोहेरेंट यानी कि जो मैसेज है वो आपस में, उसमें जो शब्द हो आपस में रिलेटेबल हो, ऐसा ना हो एक शब्द उर्दू का, एक इंग्लिश का, एक हिंदी का, तो इट्स नॉट अ गुड वे टू कम्युनिकेट। और नंबर 6, सी क्या कहता है, कंप्लीट, आपका जो भी आप मैसेज भेज रहे हो या फीडबैक दे रहे हो वो कंप्लीट मीनिंग दिखाना चाहिए, ऐसा नहीं हो आधी अधूरी मीनिंग दिखाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कोर्टियस होना चाहिए। जो भी आपके जो मैसेजेस हैं कम्युनिकेशन टाइम पे, जो वो क्या कैसे होने चाहिए, मैसेज सेंड, मतलब जो आप मैसेज भेज रहे हो, जो फीडबैक आ रहा है, वो सब में कर्टियसिटी दिखनी चाहिए, यानी एक पोलाइटनेस दिखनी चाहिए, काइंडनेस दिखनी चाहिए, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमको अच्छे से कम्युनिकेट करने से रोकती हैं, जो बैरियर्स कहलाते हैं ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नंबर 1, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो आज के टाइम पर है, हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं आज के टाइम पर चैट करना, तो ये चैट करना इज अ काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर जो हमें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने से रोक रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली आप इफेक्टिवली अच्छे से कम्युनिकेट कर लोगे अगर सामने बात करोगे, बट आप नहीं करते हो चैट की वजह से। लिंग्विस्टिक बैरियर, कई बार दो लोगों के बीच में लैंग्वेज ही अलग अलग होती हैं, तो उससे भी क्या होता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, क्योंकि आपस में एक दूसरे की बात उतनी अच्छे से समझ नहीं पाते। नंबर 3, इंटरपर्सनल बैरियर, कई बार हम एक दूसरे से उतना रिलेट नहीं कर पाते, एक दूसरे से वाइब मैच नहीं होती, ओपिनियन मैच नहीं होते, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन को अच्छे से ना होने देने में। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, ऑफिस में, वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं जिस तरीके से आपको बात करनी होती है, जिससे आप फ्रीली बात नहीं कर पाते, तो ये एक बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। फिफ्थ होता है कल्चरल बैरियर। 2-3 लोगों के कल्चर अलग अलग होते हैं, तो वो लोग आपस में उतना एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रिलेट नहीं करते, जिसकी वजह से भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। अब अगर आपको अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो क्या तरीके हैं। नंबर 1 तरीका है सिंपल लैंग्वेज यूज़ करो, ताकि अगर सामने वाले का कल्चर अलग भी है, लैंग्वेज अलग भी है, तो वो थोड़ा बहुत आपकी बात समझ सके। किसी के कल्चर के बेस पे, किसी की लैंग्वेज पे बेस पे उसके बारे में कोई एज्यूम्शंस मत बनाओ। जहाँ पर आपको लगता है ज़्यादा दिक्कत हो रही है वहाँ पे विजुअल्स का, साइन का, सिंबल्स को यूज़ करो। ट्रांसलेटर की मदद लो अगर आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है लैंग्वेज के साथ आप में और जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसमें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामने वाले के ओपिनियंस को ध्यान से सुनो, उसके प्रति रिस्पेक्टफुल रहो, तो अपने आप बातें अच्छी होंगी। उसके बाद आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, राइटिंग स्किल्स पर। राइटिंग स्किल्स यानी आपको लिखने की जो स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कम्युनिकेट करना है, कभी आपको बोल दिया ईमेल लिखो, ये सब लिखो,
तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको पता है सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो एक प्रॉपर मीनिंग देता है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है लेकिन प्रॉपर मीनिंग नहीं निकलती, फुल मीनिंग नहीं निकलती। जैसे मैंने बोला ही गोज, तो ही गोज क्या है, हमारा फ्रेज है, वही गया, क्योंकि आधी अधूरी मीनिंग है, कहाँ गया कुछ नहीं। लेकिन सेंटेंस क्या होगा, ही गोज टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, यहाँ से प्रॉपर मीनिंग निकल रही है। अब एक कैपिटलाइजेशन रूल चलता है जो हमें बताता है कहाँ पर हम कैपिटल लेटर को यूज़ करेंगे। बेसिकली जो रूल है उसको हम कहते हैं टेंस। टेंस रूल कहता है टी फॉर टाइटल, अगर कहीं टाइटल है तो वहाँ पर पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर कहीं पर आई आ रहा है तो वहाँ पर आई को कैपिटल लिखेंगे, कहीं पर नेम आ रहा है तो वहाँ पर पहला लेटर कैपिटल, और कहीं पर एस यानी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस है वहाँ पर पहला लेटर कैपिटल होगा। पंक्चुएशन मार्क्स में आ जाते हैं हमारे कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ें आपको पता है। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको पता है, नाउन प्रोनाउन ये सब सपोर्टिंग पार्ट, ये पेपर में नहीं आती है, बस आपके सिलेबस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी ये चीज़ें बिल्कुल भी पेपर में नहीं आती। फुल स्टॉप को हम यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, कॉमा को यूज़ करते हैं किसी भी ब्रेक में, क्वेश्चन मार्क को यूज़ करते हैं कहीं क्वेश्चन पूछने के लिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ करते हैं सडन इमोशन दिखाने के लिए। बहुत ही सिंपल, ये चीज़ें नहीं आती पेपर में बट बता देता हूँ। ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस दिख रहा है, आपको पता है। सिंपली इसमें डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पर सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन फैक्ट प्रेजेंट किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जहाँ पर कोई सडन इमोशन शो किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस जहाँ पर कोई कमांड या रिक्वेस्ट करी जाती है, जैसे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, सेल्फ मैनेजमेंट, यानी खुद को मैनेज करना, खुद को कंट्रोल करना। सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली हमारी खुद की एबिलिटी है टू कंट्रोल आवर ओन बिहेवियर, आवर ओन थॉट्स एंड आर ओन इमोशंस। सिंपल है, अलग अलग सिचुएशंस में। अब बेसिक क्या होती है सेल्फ मैनेजमेंट की, अगर आपको सेल्फ मैनेजमेंट की बेसिक्स को समझना है तो आपको कुछ स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, टाइमलीनेस, टाइम टू टाइम आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको अपने लिए गोल सेट करने पड़ेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब कहा जाता है कुछ क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। वो क्वालिटीज़ क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का सिंपल मतलब खुद के बारे में जानकारी होना कि मैं कैसे अलग अलग सिचुएशन में रिएक्ट करता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। ये आप कैसे कर सकते हो, लोगों से ऑनेस्ट फीडबैक मांगो, खुद मेडिटेट करो, अपने बारे में जानने की कोशिश करो। नंबर 2, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके अंदर रिस्पॉन्सिबल होने की क्वालिटी होनी चाहिए। आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि मेरी सारी गलतियाँ मेरी हैं, किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। आई वोंट लेट एनीवन एल्स कि मैं उस पर ब्लेम करूँ या उसके ऊपर एक्सक्यूज डालूँ। ठीक है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जो एक अच्छे से कर लेता है वो उसके पास कला होती है कि वो अपनी लाइफ में बढ़िया से सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो सही तरीके से सही काम को फिर प्रॉपर टाइम दे पाता है। एडेप्टेबिलिटी कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो बेसिकली यही चीज़ है, जितना जल्दी आप परिवर्तन के साथ ढल जाओगे, अडेप्ट कर पाओगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको सक्सेसफुल बनने में। तो ये 4-5 क्वालिटीज़ होती हैं। फिर आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस हमारी इमोशनल या फिजिकल या सोशल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी की तरफ से आते हैं जब हम किसी प्रेशर वाली सिचुएशन में होते हैं। जिस भी सिचुएशन की वजह से हमें स्ट्रेस आ रहा है उस सिचुएशन को हम स्ट्रेसर बोलते हैं। जैसे आपके पेपर आ रहे हैं तो ये एक तरीके उससे आपको स्ट्रेस आ रहा है तो पेपर आना एज अ स्ट्रेसर, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल ये है कि हम एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट कर सकें, हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स, रिलैक्सेशन, फन, हैप्पीनेस, वर्क, इन सब के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर सके। एक एबीसी चलती है स्ट्रेस मैनेजमेंट की जिसकी मदद से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। एबीसी में क्या होता है, नंबर 1 होता है, नंबर 1 ए से आपको सिंपली पता चलता है हमें क्या पहचानना होता है कि किस इवेंट की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। ए से होता है अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी कि आपको पहचानना पड़ेगा किस इवेंट की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। नंबर बी होता है बैलेंस, बैलेंस से आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ें क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मतलब क्या क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ सो दैट मैं इस चीज़ के स्ट्रेस को कम कर सकूँ, जैसे मैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे दूँ एज़ कम्पेयर टू सम अदर थिंग। और नंबर 3 कंट्रोल, कंट्रोल में आप देखते हो कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में, जिनको मैं अगर कर दूँ तो स्ट्रेस को मैनेज कर पाऊँगा। तो ये ABC होता है। इसमें इसको सिंपल वर्ड से मैंने डाल दिया, अवेयरनेस, बैलेंस एंड कंट्रोल। ए का मतलब एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट यानी इवेंट को पहचानना सिंपल से, और बी का मतलब खुद पर यकीन करना और अपना रिएक्शन तय करना कि हाउ विल आई रिस्पॉन्ड, एंड सी का मतलब जो चीज़ें मेरे हाथ में कंट्रोल में उनको कंट्रोल करना। अब कंट्रोल मैनेजमेंट टेक्निक क्या है, स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने की टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सही तरीके से टाइम मैनेज करोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, चीज़ों को सही टाइम दोगे, चीज़ें ऑन टाइम कंप्लीट करोगे, स्ट्रेस को इजीली मैनेज कर पाओगे। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, फ्रेश एयर आपको फ्रेश एनवायरनमेंट में बार बार घूमते हो तो देखा जाता है कि भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में और स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाने में। नंबर 3 हेल्दी डाइट। आप देखते हो ना, जितना साफ स्वच्छ भोजन आप खाओगे उतना ही बेहतर आपकी बॉडी रहेगी, उतना ही बेहतर आपका माइंड रहेगा, और जितना बेटर आप मेंटली रहोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप क्या कर पाओगे, स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहते हो। ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना, अगर आप स्कूल में हो अपनी एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज करो, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखो तो आप स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एक अच्छी क्वालिटी स्लीप लेना, 6 से 7 घंटे
की वो भी बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। और रेगुलरली ब्रेक लेते रहना अपने काम से, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, नाना नानी के कभी घर चले गए, तो ये सब क्या है हमारे एक तरीके का ब्रेक होता है वर्क से, जो हमें हेल्प करता है स्ट्रेस को मैनेज करने में। अगर आप कामली रिलैक्स होकर स्टेबल स्टेट में काम कर सकते हो, इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। जो एबिलिटी होती है हमारी इंडिपेंडेंटली वर्क करने की, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके अंदर कुछ कुछ क्वालिटी आ गई है। जैसे आप सेल्फ अवेयर हो गए हो, आप खुद के बारे में जानने लगे हो, आप ये समझने लगे हो कि क्या चीज़ की जानी चाहिए, आपके अंदर क्लैरिटी आ गई है। नंबर 3, आप फिर क्या करते हो, जब आप इंडिपेंडेंटली काम करने लगते हो तो आप इनिशिएटिव लेते हो, आप तुरंत एक्ट करने लगते हो, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हो, आप अपनी गलतियों को पहचानने लगते हो, आप अपनी गलतियों से सीखने लगते हो। ये सब कब होता है, जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करते हो। पेपर में सवाल आता है बेनिफिट्स क्या इंडिपेंडेंटली वर्क करने के। फिर आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, किसी भी इंसान की ये क्षमता कि वो अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को मैनेज कर सके और उनको सही तरीके से यूज़ कर सके, ये हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस को मास्टर करने के लिए 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, 3 स्किल होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इमोशनल अवेयरनेस। सबसे पहले आपको अवेयर होना पड़ेगा अपने इमोशंस के बारे में कि भाई मैं किस सिचुएशन में कौन से इमोशंस निकालता हूँ, यानी आपको अपने इमोशन पहचानने पड़ेंगे। नंबर 2 आपको हार्नेस करना पड़ेगा अपने इमोशंस को, यानी अपने इमोशंस को सही जगह पे यूज़ करना पड़ेगा। गुस्सा आती है, गुस्सा को स्पोर्ट्स में यूज़ करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हार्नेसिंग इमोशंस में हम क्या करते हैं, अपने इमोशंस को सही जगह पे सही टाइम पर यूज़ करते हैं। एंड नंबर 3 इमोशंस को मैनेज करना, जिसके लिए आपको सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, अपने मन पर सेल्फ कंट्रोल कि भाई मैं खुद पर कंट्रोल कर सकता हूँ कि इस सिचुएशन में मेरा ऐसा ऐसा इमोशन निकलेगा। ये 3 एबिलिटी ज़रूरी है, इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशन एंड मैनेजिंग इमोशन। सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है, सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली ये क्वालिटी होती है जिसकी वजह से इंसान अपने बारे में जानता है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता है। अब अगर आप स्ट्रगल करते हो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने में, तो स्ट्रेंथ पता करने के लिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कुछ तरीके बताए जाते हैं। मतलब उन चीज़ों को देखो जिन पर आप हमेशा से सक्सेसफुल रहे हो, जिसमें आप शुरू से ही अच्छे रहे हो, या जो दूसरे लोगों को आप में पसंद है, या जो चीज़ें आपको करना पसंद है, तो वो सब आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है, जिन चीज़ों को आप अच्छे से कर लेते हो। वीकनेस के अगर आपको पहचानना है तो उन चीज़ों को देखो जिनमें आपने शुरू से ही स्ट्रगल किया है, या वो लोगों से पूछो, फीडबैक पूछो कि भाई बताओ तुमको क्या लगता है मुझे में क्या कमियाँ है, और ओपनली एक्सेप्ट करो, तो आप अपनी फीडबैक वीकनेस के बारे में भी जान सकते हो। एक बड़े इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है इंटरेस्ट वर्सेस एबिलिटीज़। इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ में क्या अंतर होता है, मान लो आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप म्यूजिक बजा भी अच्छा लेते हो, गा भी अच्छा लेते हो। तो इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, जो आपको पसंद होता है अपने फ्री टाइम में करना, जो आपको खुश करती हैं, जिन चीज़ों के बारे में आप क्यूरियस होते हो, जिनको आप सीखना चाहते हो या इन फ्यूचर सीखना चाहोगे। लेकिन एबिलिटी क्या होती है, ये वो आपकी क्षमता होती है जो आपके अंदर होती है, किसी जिसकी मदद से आप किसी भी पर्टिकुलर जॉब को, पर्टिकुलर टास्क को बढ़िया तरीके से कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू समवन एल्स। ज़रूरी नहीं है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आपकी एबिलिटी भी हो। जैसे मैंने कहा आपको क्रिकेट पसंद हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अच्छा काम करना चाहते हो, तो अगर आप ये करोगे कि आप कोई ऐसा करियर चुनोगे जहाँ पर आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी मैच होता है, तो दैट वुड बी अ वेरी ग्रेट ऑप्शन। फिर बात करते हैं सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है, मोटिवेशन एक वो फोर्स है जो हमें ड्राइव करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, और वही मोटिवेशन जब अंदर से आए तो उसको हम सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। 2 तरीके की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। मान लो आप कोई रेस दौड़ रहे हो, वहाँ पर आपकी मोटिवेशन क्या होगी कि मैं इनाम जीत जाऊँ, मुझे 500 रुपये मिले, ये सब मिले। तो यहाँ पर आपकी जो मोटिवेशन है वो बाहर से आ रही है, बाहर की किसी रिवॉर्ड से आ रही है, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। और मान लो आप किसी से प्यार करते हो, तो जब आप किसी से प्यार करते हो उसके लिए प्यार से आप बहुत कुछ चीज़ें करते हो, तो ये चीज़ आपके अंदर से आती है कि मुझे उसके लिए ये करना है। तो जब चीज़ जो मोटिवेशन है वो अंदर से आ रही हो, तो वो हमारी इंटरनल मोटिवेशन होती है, आउट ऑफ लव आप ये चीज़ें करते हो। क्वालिटीज़ क्या होती हैं, जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं उनकी क्वालिटी होती है, नंबर 1 वो फोकस्ड होते हैं, नंबर 2 उनको पता होता है, क्लैरिटी होती है, नंबर 3 वो उनको पता होता है उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 वो डेडिकेटेड लोग होते हैं। अब अगर आपको अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड करना है तो क्या करो, नंबर 1 अपनी स्ट्रेंथ को ढूंढो कि मेरी क्या स्ट्रेंथ है, उन स्ट्रेंथ को लेकर गोल्स बनाओ, उन पर फोकस करो। नंबर 3 एक प्लान बनाओ खुद के लिए कि कैसे मैं अपने गोल्स को अचीव करूँगा। नंबर 4 अपने गोल्स से ऑनेस्ट रहो, अपने जो प्लान है उससे लॉयल रहो। इस तरीके से आप खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हो। अब गोल सेटिंग करी कैसे जाती है, अब अगर आप सबके कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से गोल सेट करने के लिए कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, उसके लिए एक टेक्निक चलती है जिसका नाम होता है स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट टेक्निक का क्या कहती है, स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक। आप जो भी अपने लिए गोल बनाते हो वो स्पेसिफिक होना चाहिए, कुछ भी उल जरूर मत बनाओ। ये मत बोलो मुझे इतने पैसे कमाने हैं, एग्जैक्ट बोलो मुझे कितने पैसे कमाने हैं, तो ये तुम्हारा स्पेसिफिक गोल हो गया। मेजरेबल होना चाहिए, आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए। जैसे अभी हमने बात करी, ये मत बोलो कुछ भी उल जरूर कि मेरे को इतना मेरे को वजन घटाना है, एग्जैक्ट बोलो मेरे को इतना वजन घटाना है, 30 किलो वजन घटाना है, ठीक है। अचीवेबल होना चाहिए, कुछ भी ऐसा उल जरूर नहीं होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। जैसे कोई लोग बना लेते हैं 1 महीने में मैं 8 पैक ले आऊँगा, तो ये अचीवेबल ही नहीं है 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो अचीवेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए, रियलिस्टिक अचीवेबल सिमिलर मतलब है। टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी टाइम बाउंड यानी डेडलाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपने बोल दिया कि मुझे ये करना है, नहीं भाई उसमें बोलो मुझे ये करना है अगले 6 महीने के अंदर, तो टाइम बाउंड। ये एक स्मार्ट टेक्निक चलती है जिसकी मदद से आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट है क्या, टाइम मैनेजमेंट हमारी वो एबिलिटी है जिसकी मदद से हम टाइम को सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं।
सो दैट वी कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। सिंपल सी चीज़ है। टाइम मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट करने में, अपने लिए टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करने में, डिसिप्लिन बिल्ड करने में और करेक्टली गेस करने में कि किसी भी काम को कितना टाइम लग सकता है। 4 स्टेप्स होते हैं टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। नंबर 1 ऑर्गेनाइज, अपने सारे कामों को ऑर्गेनाइज करना, एक जगह पर लिख लेना लेट से। नंबर 2 उसके बाद प्रायोरिटाइज करना, कौन से काम कितना ज़रूरी है कितना ज़रूरी नहीं है। जब आपने प्रायोरिटाइज कर लिया उसके बाद खुद को कंट्रोल करना और डिसाइड करना कि कौन सा काम मुझे पहले करना है कौन सा काम बाद में करना है, और उसके बाद खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखना। और नंबर 4 ट्रैक करना, अपनी डेली प्रोग्रेस को हर 1 घंटे को हर 2 घंटे को ट्रैक करना कि हाउ आई एम स्पेंडिंग माई होल डे। अब अगर आपको सेल्फ मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करना है, आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर 1, अपनी स्कूल डेस्क अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज करो, एक नो डिस्टर्बेंस जोन क्रिएट करो जहाँ पर बैठकर आप पढ़ोगे, अपना काम करोगे, यहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कोई भी डिले मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, वेटिंग टाइम जो है उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करो, अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, उसके बाद प्रायोरिटाइज करो और जो अनयूजफुल टास्क है उनको यूजफुल टास्क के रिप्लेस करो। मूव ऑन करते हैं आईसीटी स्किल्स, ये जो चैप्टर है एज आई सेड इन सब चीज़ों को आपको याद नहीं करना, खाली आपको समझते जाना है, क्वेश्चंस लगाएंगे आपको समझ आ जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है। आईसीटी स्किल्स हमारी क्या होती है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी स्किल्स में सिंपल सी मतलब होता है ये वो स्किल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कंप्यूटर को चलाने में या कंप्यूटर पर जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसको उसको उस पर ऑपरेट करने में, कैसे हम उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, कैसे उस इन्फॉर्मेशन की मदद से हम काम करेंगे। सिंपल सा मतलब ये होता है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसको कहते हैं आज के टाइम पर ये सारी स्किल्स हैं बड़ी बेसिक्स ही हैं, ये ना हो तो हमको लगता है कि यार हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं समाज में। जो एक कंप्यूटर होता है उसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट है जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर वो पार्ट है जो काम करते हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज़ है, जैसे एक कंप्यूटर खुलता है तो उस पर एक डिस्प्ले बनी आ जाती है, अंदर कुछ अपने आप फंक्शंस होने लगते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर कर रहा है। किसी भी कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो तुरंत चालू हो जाता है जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम हमारी उसको कंप्यूटर को चालू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं विंडोज़, मैक ओएस और भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब बेसिक फंक्शन क्या होते हैं, जब भी एक कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे बेसिक फंक्शन होता है कि उसमें सबसे पहले एक सिस्टम रन होता है जिसका नाम होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये सिस्टम एक तरीके का टेस्ट होता है जो कंप्यूटर अपने आप करता है और देखता है कि सिस्टम फाइन है या नहीं। आपने देखा होगा अगर आपकी सिस्टम की बैटरी लो, लैपटॉप की बैटरी लो, तो सबसे पहले आप जब चालू करते हो तो तुरंत ही आता है प्रेस F1 टू कंटिन्यू या F2 या F3 और साथ ही साथ आता है प्लग इन द चार्जर। तो ये कब आया, जब जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रन हुआ, उसने देखा सिस्टम में ये दिक्कत है, उसने आपको बता दी, ठीक है। तो जैसे आप शुरू करते हो तो कौन सा सिस्टम रन होता है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम डन। एक कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को लॉग इन लॉग आउट कैसे करते हैं आपको पता है, Alt+F4 बताने की जरूरत है नहीं। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड हमारी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम टाइप करते हैं या यूज़ करते हैं जिनको, और ये हमारी हार्डवेयर है। इसमें फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से F12 तक, F12 तक, जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कंट्रोल कीज़ होती हैं जैसे कंट्रोल, कैप्स लॉक, स्पेस, ऑल्ट, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंटर की, अब नए जो लैपटॉप आ रहे हैं उनमें एंटर की, रिटर्न की एक साथ ही रख दी गई है, तो इट डिपेंड्स कि वो नया लैपटॉप किस मॉडल का है उस हिसाब से आप देखते हो, ठीक है। लेकिन आपको पता है एंटर की या रिटर्न की को हम यूज़ क्यों करते हैं। पंक्चुएशन कीज़ होती हैं पंक्चुएशन मार्क के लिए, जैसे कॉमा के लिए, फुल स्टॉप के लिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के लिए, क्वेश्चन मार्क के लिए। नेविगेशन कीज़ अप डाउन, होम, एंड, लेफ्ट, राइट, ये सब होती है नेविगेट करने के लिए, यानी कंप्यूटर पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। सिंपली जब आप स्क्रॉल करते हो तो आप कीबोर्ड से कर सकते हो। नेविगेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। कमांड कीज़ होती हैं कमांड देने के लिए, जैसे मैंने कोई कमांड दी कि इसको डिलीट कर दो, तो डिलीट हमारी कमांड की होगी। बैक स्पेस हमारी कमांड की है। इंसर्ट हमारी कमांड की है। विंडोज़ की होती है स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए। एक माउस क्या होता है, स्मॉल डिवाइस होता है जो क्या करता है, जिसकी वजह से हम कर्सर को मूव करते हो और नेविगेट करने में हमें हेल्प करता है। माउस के बड़े सारे फंक्शंस होते हैं, हमें ड्रैग एंड ड्रॉप में हेल्प करता है, किसी भी फाइल को उठा के यहाँ से वहाँ कट कॉपी पेस्ट सब कुछ करने में। अगर आप एक्सपर्ट हो सही तरीके से तो आप खाली माउस से ही बहुत हद तक कंप्यूटर चला लोगे। अब बेसिक फाइल ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो एक कंप्यूटर में क्या होता है, फाइल होती है। फाइल में हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर वो फाइल्स के फॉर्म में स्टोर होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल होती हैं, हर फाइल को एक नाम दिया जाता है, जिस नाम में क्या होता है उसका एक्सटेंशन होता है और नाम होता है। जैसे मान लो मैंने एक इमेज सेव करी जिसका नाम है उत्कर्ष, तो उत्कर्ष.txt, तो ये txt जो होता है उसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं और ये हमें बताता है इमेज का टाइप, जो फाइल का टाइप। अगर txt है यानी ये इमेज है, jpg है यानी jpg फॉर्मेट में इमेज है, png है तो png फॉर्मेट में इमेज है, mp3 यानी कि ये म्यूजिक फाइल है, तो ये एक्सटेंशन होता है। किसी भी फाइल के नेम को हम कैसे लिखते हैं, नेम डॉट एक्सटेंशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक फोल्डर क्या होता है, फोल्डर वो जगह होती है जहाँ पर कई सारी फाइल्स स्टोर होती है। सिंपल है, कई सारी फाइल है, एक फाइल स्टोर होती है। अब एक जो फाइल होती है फोल्डर में क्या अंतर होता है, बेसिकली
फोल्डर के नाम में कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, फाइल के नाम में एक्सटेंशन की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर एक डेलिकेट मशीन है, इसको आप फिजिकली और इंटरनली भी केयर की ज़रूरत होती है। फिजिकली आप कैसे केयर कर सकते हो, कीबोर्ड हो गया, स्क्रीन हो गया, इन सबको रेगुलरली साफ करते रहो डस्ट से। कंप्यूटर को कूल रखो, कूल वाली दिक्कत तो अभी बहुत आ रही है, मेरे फ़ोन में भी बहुत दिक्कत आई थी, अभी मैंने डाला भी था यूट्यूब पे, हीटिंग इशू बहुत आ रहा है, ठीक है। और मुझे बहुत ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है, शायद मैं और वीडियोस बना भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बहुत हीटिंग इशू हो रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा, बिना कुछ काम करे भी हीटिंग इशू हो रहा है। मुझे पता है ये वीडियो कैसे बन रही है, ठीक है। और स्ट्रगल टाइप्स चल रहा है इसमें आज फ़ोन को लेकर, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, बट ये हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं फिजिकली, तो आपको पता है कैसे मेंटेन करोगे, साफ सफाई करते रहो। अब मेंटेनेंस शेड्यूल इसके लिए बना लो, डेली मेंटेनेंस के लिए हम अब क्या करें, ईमेल बॉक्स को चेक करें, जो एक्स्ट्रा फाइल है उनको डिलीट करें। वीकली मेंटेनेंस के लिए हम कीबोर्ड, डिस्प्ले, इन सबको साफ करते रहें। मंथली मेंटेनेंस के रूप में हम फोटोज़ को ऑर्गेनाइज करें फोल्डर्स में, अनयूज प्रोग्राम्स को अनइंस्टॉल करें, और वायरस स्कैन, प्रॉपर वायरस स्कैन करें ताकि जो भी वायरस हो उनको हटा सके। एनुअल मेंटेनेंस में हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करें, और जो वायरस है, एंटीवायरस है, उसको रेगुलरली अपडेट कराते रहें। डाटा को बैकअप करना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी CD, DVD, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में आप डाटा को बैकअप कर लो, रेगुलरली करते रहो, ताकि अगर कंप्यूटर इन केस बंद हो जाता है चलना तो आपके पास बैकअप होगा। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरस, कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करते रहने के लिए रेगुलरली वायरस का स्कैन जरूरी है, सो दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वायरस को निपटा सके। कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जब आप कंप्यूटर को रेगुलरली यूज़ करते हो तो कंप्यूटर में कई सारी अननेसेसरी फाइल्स आ जाती हैं, जिनको हम टेम्परेरी फाइल्स भी बोलते हैं, जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, तो इनको हटा देना चाहिए। स्पैम को हटा देना चाहिए। स्पैम क्या होते हैं, ये अनवांटेड मेल या मैसेजेस होते हैं जो अलग अलग कंपनी से आ जाते हैं, जो अपने एडवर्टीजमेंट के रूप में हमें भेजते हैं, तो इनको ना हमें ओपन करना होता है ना रिप्लाई करना होता है, इनको डिलीट करना होता है, ठीक है। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात करें तो हमारे कंप्यूटर में हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और बहुत डर होता है कहीं ये इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी और तक ना पहुंच जाए, और यही इन्फॉर्मेशन किसी और तक पहुंचना, इसका लीक होना, इसी को हम बोलते हैं सिक्योरिटी ब्रेक होना, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रेक का मतलब इन्फॉर्मेशन का लीकेज होना है, इन्फॉर्मेशन स्टील होना। दो तरीके से हो सकती है। नंबर 1, जब हम खुद केयरफुल ना हो, हम खुद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर डाल देते हो, तब हमें इस चीज़ की चोरी का डर रहता है। एंड नंबर 2, जब कोई और किसी और को हमारे कंप्यूटर, हमारे सिस्टम की एक्सेस हो जाए, मान लो मैं चला रहा था, मैं उठ के गया, कोई और आके इसको यूज़ करने लगा, तो उस समय पर भी वो क्या कर सकता है, सिक्योरिटी ब्रेक कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है। अब किसी भी कंप्यूटर को खतरा क्या क्या होता है, थ्रेट क्या क्या होता है, नंबर 1 होता है थेफ्ट का, चोरी का। चोरी में भी 3 टाइप होते हैं। फिजिकल चोरी, यानी कोई सीधा आपका सिस्टम ही उठा ले गया, CPU उठा ले गया, हार्ड डिस्क ही ले गया, तो फिर आपका डाटा ले गया। नंबर 2 होता है आइडेंटिटी, जब हैकर आपकी डिवाइस को हैक कर देता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है। और नंबर 3 सॉफ्टवेयर पायरेसी, आपने देखा होगा हर सॉफ्टवेयर का, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, इन सब का एक पायरेटेड वर्जन चलता है जो फ्री होता है, जिस पर सब चीज़ें अवेलेबल होती है। तो ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं ना, ये सब एक तरीके से डाटा को चोरी करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर होता है वायरस, वायरस भी हेल्प करते हैं, वायरस भी बहुत खतरा है हमारे कंप्यूटर के लिए। वायरस जो होते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो डाटा को डैमेज करते हैं, और कई बार डाटा को लीक भी करते हैं। एक वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं वॉर्म्स, ये जो वॉर्म वायरस होता है ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है, अपनी संख्या को बार बार बढ़ाता रहता है, और ये बड़े हार्मफुल होता है, इसको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरा वायरस होता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, जो शुरू में लगता है हेल्पफुल है, लेकिन बाद में एक वायरस की तरह काम करता है, और बहुत हार्मफुल होता है हमारे कंप्यूटर के लिए। फिर कई सारे थेफ्ट और होते हैं, जैसे ऑनलाइन प्रीडेटर्स, आज के टाइम पर आप डिजिटल अरेस्ट देखते हो, जहाँ पर ऑनलाइन फ़ोन कॉल, इन सब की मदद से आपके साथ स्कैम होते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है चोरी करने का डिवाइस से इन्फॉर्मेशन को। अब आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपने जो भी कंप्यूटर है, जो भी चीज़ सिस्टम है, उस पर पासवर्ड प्रोटेक्ट करो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखो, फायरवॉल को इंस्टॉल करके रखो, इनक्रिप्ट डाटा को इनक्रिप्ट करके रखो। अगर आप इनक्रिप्ट नहीं कर सकते तो इनक्रिप्ट का सिंपल मतलब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए। अगर आप खुद से इनक्रिप्ट नहीं कर सकते तो ऐसे ऐप को यूज़ करो जहाँ पर डाटा इनक्रिप्टेड होता है, जैसे व्हाट्सएप पे लिखा होता है ना, चैट्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। बैंक में डाटा को इनक्रिप्टेड रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ बिटलॉकर, ठीक है। तो इनक्रिप्ट करके रखो डाटा को, या ऐसे ऐप को यूज़ करो जहाँ पर डाटा इनक्रिप्टेड होता है। सिक्योर साइट्स को यूज़ करो, किसी भी उल जलूल साइट्स पर जाकर अपना वो इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। सिक्योर साइट्स कौन सी होती हैं, जिन पर स्टार्टिंग में http:/ ऐसा कुछ होता है, तो वो सिक्योर साइट्स के नाम में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एक तरीके की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसमें एक बंदा अपना बिजनेस चालू करता है, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता है और बिजनेस को ग्रो करवाता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, बहुत बेसिक से सवाल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाएंगी, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो हार्ड वर्किंग होगा, वो नए नए आइडियाज़ के साथ ट्राई करेगा, उसके अंदर पेशेंस होगा। अगेन ये सारी इस बताने वाली चीज़ें हैं नहीं, ये आप पढ़ लोगे, आपको दिमाग में है यार। एक सिंपल आप बताओ अपने आसपास कोई देखो, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्वालिटीज़ पाई जाएंगी। थोड़ी थोड़ी मेरी आंखें बंद होती हुई दिखेंगी, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, दैट इज़ 12:45 हो रहे हैं अभी, सुबह के 12:45 हो गए। होली आ चुकी है, हैप्पी होली एवरीवन, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं
जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, खुद का काम करते हैं, खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, लोगों की नीड्स को फुलफिल करते हैं। अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो करते क्या क्या काम है, इसको बेसिकली एंटरप्रेन्योर बोला जाता है खाली, बट मेरे को एंटरप्रेन्योर की आदत है तो मैं वही बोल देता हूँ, ठीक है। वही वो फ्लो में वही आता है। एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या करता है, अब जब वो बिजनेस रन करता है या कहूँ तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता है, सिंपल है। सोसाइटी को हेल्प करता है, कितने सारे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए अच्छे अच्छे काम किए, रतन टाटा सर इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस। वेल्थ को शेयर करवाते हैं कैसे, जब एक एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है तो उसके आसपास के लोग भी ग्रो करते हैं वेल्थ वाइज भी, तो एक तरीके से हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ वेल्थ भी करता है। और लोकल मटेरियल को यूज़ करता है ताकि प्रोडक्ट का कॉस्ट कम से कम रहे, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम रहे, और ईजिली वो अपने सामान को सस्ते रेट पर बेच सके। जॉब्स को क्रिएट करता है, जब एक एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है तो अपने साथ और भी लोगों के लिए जॉब्स के ऑप्शंस क्रिएट करता है, उसका बिजनेस बढ़ता है, एम्पायर बढ़ता है। नंबर 6 चीज़, जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होते हैं मार्केट में उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, इससे मार्केट में कंज्यूमर को फायदा होता है क्योंकि प्राइजेस के जो प्रोडक्ट के प्राइजेस कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं, एक क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर, ये हम पढ़ चुके हैं। वो हार्ड वर्किंग होंगे, पॉजिटिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, फुल ऑफ एनर्जी होंगे और सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के, नंबर 1 डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 2 अपने बिजनेस को मैनेज करना आना चाहिए, कैसे बिजनेस मैनेज करना है, जीरो से हीरो तक बनना है। नंबर 3 इनकम डिवाइड करना आना चाहिए, कैसे लोगों में अलग अलग लोगों में इनकम डिवाइड होगी, कैसे फाइनेंस मैनेज होगा। नंबर 4 रिस्क लेना आना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क, अंधाधुंध रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। और नंबर 5 इनोवेटिव होना चाहिए कि वो हमेशा नया आइडिया, नए प्रोडक्ट को ट्राई करने में हिचकिचाए ना और बिल्कुल एक तैयारी रखे, ठीक है। मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, मिथ्स क्या होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुनते हैं जो सत्य नहीं है, फैक्ट नहीं है, और ये पेपर में आता भी है, ठीक है। 4 मिथ है। नंबर 1 मिथ कहते हैं कि अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, बिजनेस चलाना है तो आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कितने सारे बिजनेस ऐसे हैं जो किसी कॉमन आइडिया से बने हैं। नंबर 2 मिथ होती है जो ये कहती है कि एक इंसान के पास बहुत पैसा होना चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, ये भी गलत चीज़ है। थर्ड मिथ कहती है कि सिर्फ बड़े बिजनेस को ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे, ये भी गलत बात है। नंबर 4 एक मिथ ये है जो कहती है एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, ऐसा नहीं होता, कोई भी बॉर्न एंटरप्रेन्योर नहीं होता, सब बनते हैं अपने स्ट्रगल करके, अपने चैलेंज करके। तो ये 4 मिथ होते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन अगर हम बात करें तो 2 तरीके के करियर ऑप्शन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जब आप खुद के लिए काम करते हो और वेल्थ खुद के लिए क्रिएट करते हो। वेज एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी और के लिए काम करते हो, वहाँ से आपको वेज मिलती है। मान लो एक डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है, तो वो सरकार उसको पैसे देगी, तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट है। वही डॉक्टर अगर खुद का क्लिनिक चला रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब एक इंसान जब एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसको 3 स्टेप प्रोसेस से गुजरता है। नंबर 1 वो मार्केट में एंटर करता है। नंबर 2 सर्वाइव यानी कि फिर वो मार्केट में उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, और एक बार जब वो स्टैब्लिश हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद फिर वो क्या करता है, नंबर 3 ग्रो करता है। मान लो आपने किसी मार्केट में दुकान लगाई, आप मार्केट में एंटर करें, दुकान लगाने के बाद आप उसमें सर्वाइव करोगे, सर्वाइव करने के लिए आप खुद को स्टेबल करोगे, उस मार्केट में जान पहचान बढ़ाओगे, नेटवर्किंग बढ़ाओगे, और जब आप सर्वाइव कर लोगे, आप स्टेबल हो जाओगे, उसके बाद आप खुद अपनी दुकान को और ग्रो करोगे। तो इन 3 प्रोसेस से एक एंटरप्रेन्योर गुजरता है। मूव ऑन करते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल क्या है, बेसिकली हमारे इंडिया में माना जाता है कि जो ह्यूमन है और नेचर है उनके बीच एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है। हमारे नेचर के 5 एलिमेंट्स भी बताए गए हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इनको इंग्लिश में आपको पता ही है क्या कहते हैं, याद करना क्योंकि ये पूछ लेता है कोई भी 2 एलिमेंट बता दो, ठीक है। बट पिछले कुछ सालों में देखा गया है एनवायरनमेंट खतरे में, इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पहली बार लाया गया था 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस पर, जो स्टॉकहोम में हुई थी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। और इसी को आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, वहाँ पर भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। आपके सिलेबस में क्या आता है, वो ये आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो प्रेजेंट की नीड्स को भी सेटिस्फाई करवाए, फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचा सके, और साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुंचे, ठीक है। ये डेफिनेशन दी गई थी वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट 1987 में। अब 3 मेजर प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जो आती हैं हमारे रास्ते में। पहली है फूड की। फूड बेसिकली क्या है, ज़मीन पर ग्रो करता है, सॉइल पर ग्रो करता है, और ज़मीन लगातार कम होती जा रही है, ज़मीन की क्वालिटी खराब होती जा रही है, जिससे फूड की सप्लाई कम हो रही है। इसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में दिक्कत आ रही है। नंबर 2 वाटर, क्लीन और फ्रेश वाटर बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में दिक्कत आ रही है। नंबर 3 फ्यूल। फ्यूल क्या है, आज भी हम लोग ऐसा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म करता है, जिसकी वजह से अगेन एज आई सेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये सब आप कहोगे तो मैं आपको पीडीएफ इसकी शेयर भी कर दूंगा, ठीक। देन आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। पॉवर्टी को हटाना, इनइक्वालिटी को हटाना, एनवायरनमेंट को सेव रखना, एक्सेसिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को हटाना, ट्रीज़ को लगाना, ये सब चीज़ें बहुत बेसिक है, सब आप पढ़ के आए हो, ठीक है। डेवलपमेंट गोल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 गोल्स लिए गए थे 2015 में। एक मीटिंग हुई थी सितंबर में न्यूयॉर्क में, नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यूयॉर्क में हुआ था। यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अपनाया गया था। याद रखिएगा कितने, 17 इनको लिया गया था विद एम कि हमें इनइक्वालिटी,
पॉवर्टी, इन सबको खत्म करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, वाटर यूज़ अच्छे से अच्छा करवाना है, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। अब बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ कदम भी उठाए गए थे, जैसे इको फ्रेंडली बैग्स को शुरू किया गया, पॉलीथीन को कम करके ऐसे बैग्स, क्लोथ के बैग शुरू हुए जिनसे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे। एडिबल कटलरी को यूज़ किया गया, यानी जो चम्मच वम्मच थी इनको ऐसी चीज़ों से बनाया गया जो बायोडिग्रेडेबल थी, जो जिनसे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे। हमारा रोल क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में? नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम खुद को सही तरीके से एजुकेट करते हैं और आसपास लोगों को एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं, तो इससे भी हम उन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जागरूक कर सकते हैं और इससे हम भी क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 2, वाटर को क्लीन रख के, रिसाइकिल रख के और वेस्ट ना करके भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नंबर 3, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एनर्जी को कम से कम वेस्ट करके और उन रिसोर्सेज को यूज़ करके जिनसे क्लीन एनर्जी बनती है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता। सोलर और विंड एनर्जी को यूज़ करके भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। नंबर 5, इकोनॉमिक ग्रोथ करवा के, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम खुद के लिए जॉब्स ढूंढें, अपने आसपास लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करें अगर हो पाए तो, और सोसाइटी को पॉजिटिव वे में कंट्रीब्यूट करें, उससे भी क्या होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। नंबर 5 चीज़, इनइक्वालिटीज़ को कम करेगा कर करके, अगर आपको समाज में इनइक्वालिटी को, भेदभाव को कम करना है तो क्या किया जा सकता है, एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल रहो, एक दूसरे से काइंडफुल रहो, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहो, एक दूसरे को हर इवेंट में बुलाओ, एक दूसरे के साथ खूब खेलो, घुलो मिलो। ये चीज़ें करेंगे तो इनइक्वालिटी कम होगी। जैसे अभी एक मंदिर था, वहाँ पर 300 साल पर दलित लोगों को एंट्री मिली है उस मंदिर के अंदर, तो इससे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी कम हो रही है, ठीक है। और इनका रिलेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ वही नहीं रिसोर्सेज से, ओवरऑल डेवलपमेंट से, ठीक है। और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, सस्टेनेबल सिटी बना सकते हैं, जिनमें जहाँ पर हम क्या करें, सिर्फ अच्छे अच्छे क्लीन फ्यूल को यूज़ करें जिससे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुँचे, नेचुरल लाइट को यूज़ करें, एनर्जी को सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्विच ऑफ करके लाइट्स को जब यूज़ ना हो। और हम क्या कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बन सकते हैं। कैसे? सामान को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके, रिकवर करके, रिफ्यूज़ करके, अपसाइकिल करके, ऐसा करके भी हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं जिनसे हम ये सब कर सकते हैं। एंड आई होप सो सब करते करते ये चैप्टर हमारा डी एंड हो जाता है। अब हम कुछ सवाल लगा लेते हैं। मैंने आपको बोला था कुछ भी याद नहीं करना, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताता हूँ। बेसिकली पढ़ो, ये सब कॉमन सेंस वाले सवाल होते हैं। स्मार्ट मेथड कैन बी यूज टू सेट गोल्स टू मेक यू सक्सेसफुल इन योर करियर एंड पर्सनल लाइफ। व्हाट डज ए इन स्मार्ट स्टैंड फॉर? ए का मतलब होता है अचीवेबल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का कौन सा की एलिमेंट नहीं है? वर्क को प्रायोरिटाइज करना है, नॉट टेकिंग फीडबैक, गोल सेटिंग भी है, स्टेइंग अपडेटेड अबाउट न्यू प्रैक्टिस। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, क्योंकि स्टेइंग अपडेटेड अबाउट न्यू प्रैक्टिस इज नॉट अ की एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी क्या होती है? आपको याद नहीं है, भूल जाओ, ऑप्शन पढ़ो। हार्ड वर्किंग, हाँ होती है। रेजिस्टेंस टू चेंज, लेजी, लेस कॉन्फिडेंट, ऑप्शन इज द करेक्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एनी कंप्यूटर इज द, मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग? पब्लिक कम्युनिकेशन। ये जो है एजर्शन रीजन, इसमें वैसे आंसर उसका ऑप्शन नहीं है, बट मैं पढ़ के बता देता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जो एक ग्रीन स्किल का एग्जांपल है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, एनवायरनमेंट को प्रायोरिटी दी जाती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है और नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। Give any two example of how individual choice and behavior can contribute in achieving sustainable development. Individual choice और behavior कैसे हेल्प कर सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान में? अभी हम पढ़कर आए हैं। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर प्रोड्यूसर बने, लाइट को सेव करें, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें, अवेयर बने, क्वालिटी एजुकेशन अचीव करें। कितनी सारी चीज़ें हैं, मन से कुछ भी आप लिखोगे इसमें सही जवाब ही निकलेगा। लिस्ट एनी टू मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। मिसकंसेप्शन यानी कोई भी दो मिथ बताओ। एक मिथ होती है कि आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए। नंबर 2, बहुत पैसा होना चाहिए। नंबर 3, बहुत बड़ा बिजनेस होगा तभी बोला जाएगा। बहुत सारी बोल सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड इफेक्टिवली डीलिंग विद स्ट्रेस? स्ट्रेस के साथ डील करना है तो टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करता है, आपके काम ऑन टाइम करवाने में कंप्लीट करवाता है, जिससे आप डिसिप्लिन बनते हो और आप चीज़ों को सही तरीके से प्रायोरिटाइज करके बैलेंस बना पाते हो। अल्टीमेटली आप स्ट्रेस को बढ़िया से मैनेज करते हो। कोई भी दो तरीके बताओ जिससे डाटा को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम वायरस एंड थेफ्ट। दो तरीके क्या है? नंबर 1 चीज़ तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखो, फायरवॉल इंस्टॉल करके रखो। नंबर 2 चीज़, किसी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ मत करो जिससे आपको प्राइवेसी का कोई खतरा ही ना हो, पायरेसी का कोई खतरा ही ना हो। नंबर 3, सिक्योर वेबसाइट्स को यूज़ करो ताकि आपको डाटा का कोई खतरा ना हो, वायरसेस का कोई खतरा ना हो। नंबर 10th क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू चूज कुड अफेक्ट द रिलेशनशिप विद योर पीयर्स। यस, बिल्कुल सही। सवाल कह रहा है कि जो भी कम्युनिकेशन का तरीका आप चुनते हो उससे डिसाइड होता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा बनेगा सामने वाले के साथ।
तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करोगे। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो मुझे पता है इस तरीके से मैं बढ़िया से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो पहला फैक्टर मेरी कंफर्टनेस, दूसरा फैक्टर तुम्हारी कंफर्टनेस यानी रिसीवर की कंफर्टनेस, तीसरा फैक्टर हमारी अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, हमारे बीच कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर जो निर्भर करते हैं एक कि कौन सा कम्युनिकेशन हम चुनेंगे, वर्बल चुनेंगे, नॉन वर्बल चुनेंगे, विजुअल चुनेंगे, फेशियल चुनेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है। डैश इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वन इमोशन एज वेल एज इमोशन। क्या है इसका आंसर यार, इमोशनल इंटेलिजेंस, सीधा सीधा है। देन इज इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस अस टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी एंड इम्प्रूव। ऑप्शन पढ़ो, सीधा सीधा है सेल्फ मोटिवेशन यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिटी। कौन सी एसेंशियल क्वालिटी नहीं है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, पेशेंस, वेल्दी। वेल्दी इज नॉट अ क्वालिटी। कितने एसडीजीज को लिया गया था, कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिया गया था? 17 को लिया गया था, डन है। हाउ कैन कल्चरल डिफरेंसेस बी अ बैरियर। कल्चर डिफरेंस क्या होता है? मान लो दो लोगों का कल्चर अलग अलग होता है तो वो आपस में एक दूसरे रिलेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बैरियर बन जाता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। 2 नंबर का सवाल है, 30 शब्द लिखने हैं, 2 पॉइंट लिख दोगे, डन है। कोई भी 2 मिसकंसेप्शन बताओ। 2 मिसकंसेप्शन हम कर चुके हैं। ब्रीफली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू सक्सीड। टाइम मैनेजमेंट स्किल की इंपॉर्टेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट हमें इस डिसिप्लिन इंसान बनाता है, हमारी टाइम ऑन टाइम कंप्लीट करवाता है, और हम टाइम वेस्ट कम करते हैं और टाइम से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं, जो अल्टीमेटली हमें हेल्प करता है हमारे घर में। वेरी ऑफन वी हियर अबाउट स्पैम मेल्स। एक्सप्लेन व्हाट आर स्पैम मेल्स, ओके, एंड व्हाट शुड बी डन विद देम। स्पैम मेल्स क्या होते हैं? स्पैम मेल्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारे अनवांटेड मेल आ जाते हैं किसी कंपनी की तरफ से किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते वक्त, उनको स्पैम मेल बोलते हैं। इनका क्या करना चाहिए? इनका रिप्लाई नहीं करना चाहिए, इनको डिलीट करना चाहिए, सिंपल। मेंशन एनी 2 वेज टू गेट क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के लिए 2 तरीके क्या है? सोलर एनर्जी को यूज़ करें, विंड एनर्जी को यूज़ करें, सिंपल है। राइट क्लिकिंग ऑन फाइल और फोल्डर ओपन्स। जब आप राइट क्लिक करते हो तो शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये ऑल ऑफ द एबव यार, सीधा सीधा है। मुझे इतने फुद्दू सवाल लग रहे हैं, लिटरली फुद्दू सवाल हैं, और मैं भी ये सिर्फ दूसरी बार ही कर रहा हूँ। एक बार मैंने जब वीडियो बनाई थी मैंने बोला हीटिंग इशू आया था, वीडियो खत्म हो गई, पता ही नहीं वो वीडियो कहाँ गई, ठीक है। फिर आता है हमारा विच, अभी भी मुझे नहीं पता है, वीडियो बंद तो रही है, मेरे सामने कैमरा चल रहा है, मुझे बस बाय गॉड ग्रेस वीडियो ऑन हो, मतलब वीडियो तो ऑन ही होगी, बस कोई दिक्कत ना है। जब मैं फ़ोन ऑन देखूँ तो कोई भी दिक्कत ना है, तभी बढ़िया बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि बहुत दुख होता है जब 1-1.5 घंटे आप बोलते रहो और आपको पता चले कि वीडियो बन ही नहीं रहती, ये किसी चीज़ की वजह से वीडियो नहीं बन पाई। बहुत लिटरली बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा भी आता है उस समय। एंड अब कैसे बताऊँ वो सिचुएशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर अर्ज टू डू समथिंग अचीव देयर गोल्स विदाउट एन एक्सटर्नल प्रेशर लेवर फॉर, ठीक है। जब आप अंदर से कोई चीज़ करते हो तो वो क्या कहलाती है? सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। हाउ डू मेडिटेशन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस। मेडिटेशन कैसे हेल्प करता है? मेडिटेशन आपकी इमोशनल स्टेट को और काम, रिलैक्स, स्टेबल बनाता है अल्टीमेटली, जिससे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाते हो। गिव 2 की रोल्स परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर के 2 रोल क्या होते हैं? नंबर 1 वो वेल्थ को शेयर करवाता है, नंबर 2 कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता है, सिंपल। 2 बेनिफिट्स क्या है इंडिपेंडेंटली वर्क करने के? आप अपने शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, नंबर 2 आप इजीली अपने हिसाब से चीज़ों को चला सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो। गुरमीत ने एक नया कंप्यूटर लिया है, अगेन वायरस से बचाना है, कैसे बचाएंगे बता चुका हूँ मैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप होती है खुद का काम करना, खुद का बिजनेस करना, और ये बिजनेस जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है तो ये हमारे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है। इससे फार्मर को फायदा क्या है? फार्मर खुद का काम कर सकते हैं, खुद के तरीके से चल सकते हैं, सिंपल फायदा है। डैश refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of withstanding stressful situation, emotional intelligence, ठीक है। हाँ, then which of the following is not the benefit of stress management। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है? ऑप्शन बी reduces efficiency, ये बेनिफिट नहीं है। मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी चोक करने लगी है, थोड़ी सी चोक करने लगी है, एक बज चुका है यार। डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। होली बन चुकी है और हम होली पे क्या कर रहे हैं? होली के सुबह 1 बजे हम वीडियो बना रहे हैं, हैप्पी होली यार तुम सबको। डैश आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डाटा इन कंप्यूटर प्रोग्राम और स्टील वायरसेस इज द आंसर। डैश इज अ हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम। जो हॉरिजॉन्टल बार होता है जहाँ पे टाइम, बैटरी, ये सब लिखते हैं उसको बोलते हैं टास्क बार। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अ मिथ और रियलिटी। एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न इन अ सर्टेन वे, एक मिथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। जल्दी जल्दी करते हैं। दे हेल्प सोसाइटी, दे डू नॉट क्रिएट जॉब, ये सत्य बात नहीं है, दे क्रिएट जॉब। सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद के इमोशन, खुद के बिहेवियर, खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस के बारे में जानना। 2 बेनिफिट क्या है? 2 बेनिफिट ये हैं, जब आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस जान लेते हो तो आपको पता होता है आपको किस डायरेक्शन में काम करना है। आपने इमोशंस को जान लेते हो, आप सही तरीके से चीज़ों को अपने आप को ऑपरेट कर पाते हो। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस एजेंट फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट को मेंटल स्ट्रेस कब मिलता है? जब एग्जाम पास आ रहे होते हैं। नंबर 2 सोशल स्ट्रेस कब मिलता है? जब उनको बोल दिया जाए, उनको कोई स्पीकिंग का फियर हो, पब्लिक स्पीकिंग का फियर हो, उनको स्टेज पर बोलने दिया जाए तो उनको सोशल स्ट्रेस आने लगता है।
फाइल और फोल्डर के बीच में क्या अंतर है? फाइल वो होती है जिनमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी तरह की चीज़ों को स्टोर करते हैं, और फोल्डर जिसके अंदर हम फाइल्स को स्टोर करते हैं। फाइल के नेम में एक्सटेंशन की जरूरत होती है, फोल्डर के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। गिव एनी टू क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, नहीं बताऊंगा, ये सबको पता है। कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्किंग, पेशेंट, सेल्फ बिलीव, सिंपल। गिव एनी टू प्रमोशनल फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के दो प्रमोशनल फंक्शन यानी जो फंक्शन वो करता है चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सिंपल। नेम द पर्सन हु कंबाइंस फैक्टर इन अ क्रिएटिव मैनर टू जनरेट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर इज द आंसर। नेम द स्किल दैट हेल्प्स एनीवन टू लीड, गाइड एंड सुपरवाइज पीपल हु वर्क फॉर अ बिजनेस, कौन सी स्किल है जो हेल्प करती है लोगों को गाइड करने में, लीड करने में। लीडरशिप क्वालिटी, कोई भी एलिमेंट, दो एलिमेंट नेचर के, अग्नि एंड वायु, फायर एंड एयर, सिंपल है। गिव एनी टू मेथड्स दैट वी कैन अडॉप्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दो मेथड क्या हो सकते हैं? हम हमारे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें, सिंपल सी चीज़ है, और हम क्या करें? रीयूज़, रिसाइकिल, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। एंड देन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या अंतर है? एक पॉइंट में बताओ। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप सिंपली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होता है। स्मॉल स्केल में कई सारे सेक्टर्स का काम होता है। हम इन आर डेली लाइफ वी कैन कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सस्टेनेबल सोसाइटी बाय फॉलोइंग 4R एंड 1U ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं 4R और 1U की मदद से। हमें इनमें से कोई भी एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है। 4R का मतलब होता है रिसाइकिल, रीयूज, रिकवर, रिफ्यूज। रिसाइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करना। यू का मतलब होता है अपसाइकिल। अपसाइकिल का मतलब जो सामान हमने रिसाइकिल किया उसको किसी और बेहतर जगह पे यूज़ कर लेना, ठीक है। आखिरी सवाल है हमारे कुछ, व्हाट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट? वेज एम्प्लॉयमेंट जब आप किसी और के लिए काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है, वेज एम्प्लॉयमेंट है। हाउ फूड इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड कैसे एक दिक्कत है? फूड ग्रो करता है ज़मीन पर, ज़मीन होती जा रही है कम, ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से फूड की सप्लाई कम हो रही है, तो ये दिक्कत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टू गेट सक्सेस एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक, ये एक मिथ है। मेजर पर्पस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? इनइक्वालिटी, पॉवर्टी को हटाना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, सिंपल है। वाटर क्लीन रखना। 4 कॉमन फंक्शन एंटरप्रेन्योर के नहीं बताऊंगा, बता ही देता हूँ यार। कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना, और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना, वेल्थ को क्रिएट करना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, और लोकल मटेरियल्स को हेल्प करना, बिजनेस को सेट करना, मोर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये सब हमारे फंक्शंस होते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन एक्चुअली हैपन ओनली व्हेन ईच ऑफ अस वर्क टुवर्ड इट, ठीक है। इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है? लोगों के साथ फ्रेंडली रहा जाए, लोगों के साथ काइंड रहा जाए, लोगों को पब्लिक इवेंट्स में इंक्लूड किया जाए, और लोगों के साथ सोशल गैदरिंग्स में भी इंक्लूड किया जाए, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कुछ भी आप इसमें लिखोगे हो जाएगा यार, एंड आई होप सो। सवाल भी आपके कंप्लीट होते हैं, आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स खत्म होता है चैप्टर। ये जो आपका 10 नंबर का है, यहाँ से 10 नंबर पक्के आएंगे। खुद से सवाल लगा कर देख लो, आपको समझ आ जाएगा। बड़े आसान से चीज़ें थी। रिवीजन के लिए आप फिर से ये वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता रिवीजन की ज़रूरत भी है। फाइनली 1:05 पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। हैप्पी होली आप सभी को। एंड मैं पक्का कोशिश करूँगा और वीडियोस ला सकूँ, बट अगर फ़ोन ने साथ नहीं दिया तो उसके लिए मैं सच में माफ़ी मांगना चाहूँगा। फिर मैं लिटरली कुछ नहीं कर पाऊँगा अगर फ़ोन ने साथ नहीं दिया तो, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी अगर मैं नहीं ला पाया, तो उसके लिए ऑलरेडी सॉरी बोल दे रहा हूँ। बट मेरी कोशिश होगी वीडियोस लाई जाएँ। एंड एक और मेरी ख्वाहिश होगी कि भाई वीडियो चल रही हो, अच्छी स्टेट में चल रही हो, ऐसा ना हो मैं फिर से फ़ोन देखूँगा कहीं कि ओवर हीट हो गया या वीडियो बंद हो गई थी, ठीक है। सो थैंक यू आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। गुड बाय एंड हैप्पी होली।